नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? यहाँ पर देखा है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या सरदार पटेल। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जय हिंद का शाब्दिक अर्थ होता है भारत की विजय। भारत की विजय जय हिंद का शाब्दिक अर्थ है। यह नारा कब दिया गया था? यह नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति का प्रतीक बन गया था और ये नारा आज भी भारत में देशभक्ति का प्रतीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसके द्वारा की गई थी? हिंद फौज की स्थापना हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में 1942 में हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1943 में हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1943 में हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में पुनः स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा यानी LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दिया है जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है भारतीय जीवन बीमा यानी LIC का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। LIC की स्थापना कब की गई थी? LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत की संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया था जिसने भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। LIC का पूरा नाम क्या है? LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी स्थापना 1818 में कोलकाता में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना सुरेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी जो बाद में जीवन बीमा निगम बन गया था। अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और असम। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। आपको बताना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये 1908 में एक वन आरक्षित और 1950 में ये वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसे टाइगर रिजर्व के रूप में कब नामित किया गया था? इसे टाइगर रिजर्व के रूप में 2006 में नामित किया गया था। अब हम बात करेंगे असम के कुछ महत्वपूर्ण
राष्ट्रीय पार्क की, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, नामेरी, राजीव गांधी या ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सुखोवा, डिब्रू सुखोवा, रायमोना, दिहिंग, पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? यहाँ पर दिया है पतंजलि, वानभट्ट, आत्रेय या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि ने योग के विभिन्न सूत्र दिए हैं और ये हिंदू दर्शन के अनुसार योग दर्शन 6 दर्शनों में से एक है। हिंदू दर्शन के अनुसार 6 दर्शन कौन-कौन से हैं? 6 दर्शन है न्याय, पूरा मीमांसा, तीसरा है योग, चौथा है उत्तर मीमांसा, पांचवा है सांख्य और छठा है वैशेषिका। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के 8 अंगों, जिन्हें अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यहाँ पर दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में की गई थी। यहाँ पर दिया गया है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है मदर टेरेसा। जो मदर टेरेसा है इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1979 में। यहाँ पर दिया गया हरगोविंद खुराना। जो हरगोविंद खुराना है इन्हें 1968 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे और पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो नोबेल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम इच्छा द्वारा स्थापित भौतिक, रासायनिक विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में मानव जाति पर सबसे बड़ा लाभ प्रदान करने वालों को दिए जाने वाले वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक समूह है जो निर्दिष्ट करता है कि उसके भाग्य का एक हिस्सा पुरस्कार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। वह कवि, संगीतकार और चित्रकार जैसी विभिन्न कलाओं के व्यक्ति थे और उन्हें साहित्य में उनके गहन संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल के कवि और गुरुदेव के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के कवि के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। जो रविंद्रनाथ टैगोर है वह भारत के महानतम साहित्यकारों में से एक थे। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की रचना की। उनके गीत, कविता, उपन्यास और निबंध अब सांस्कृतिक कालजयी हैं। अगला प्रश्न, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कवि कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
कालिदास गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रत्नों में से एक थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। उन्होंने जो कविताएं लिखी वे मुख्यतः महाकाव्य से संबंधित थी और शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई थी। मेघदूत विश्व इतिहास की दृष्टि से कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शकुंतलम। आर्यभट्ट गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारतीय गणितीय और भारतीय खगोल विज्ञान के शास्त्रीय युग के महान गणितज्ञ खगोलविद की पंक्ति में प्रथम थे। उनकी रचनाओं में आर्यभट्ट जब वे 23 वर्ष के थे आर्य सिद्धांत में शामिल है। चंद्रगुप्त द्वितीय को उनके शीर्षक विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने अपने पिता समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति को जारी रखा और उनकी बेटी प्रभावती गुप्त दक्षिणी वाकाटक साम्राज्य की रानी थी और माना जाता है कि उनके शासन के दौरान वाकाटक क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा हो। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा था। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय कला और संस्कृति में गहरी रुचि के लिए जाने जाते थे और उनका दरबार नवरत्नों से सुशोभित था। इन नवरत्नों के विभिन्न क्षेत्र में कुशलता बताती है कि चंद्रगुप्त ने कला और साहित्य को संरक्षण दिया था। लास्ट प्रश्न, किस मुगल शासक ने जजियाकर को पुनः लगाया था? यहाँ पर दिया गया है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और हुमायूं। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने जजियाकर को पुनः लगाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब ने पुनः जजियाकर कब लगाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1679 में नॉन मुस्लिम्स पर औरंगजेब ने जजियाकर को पुनः लगाया था। इसे पहले 1564 में किसने समाप्त किया था? इसे पहले अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। ऐतिहासिक रूप से इस्लाम में जजियाकर को गैर मुसलमानों को मुस्लिम शासक द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के लिए शुल्क के रूप में समझा गया और गैर मुसलमानों के लिए सैन्य सेवा से छूट के लिए कुछ सांप्रदायिक स्वायत्तता के साथ गैर मुस्लिम विश्वास का अभ्यास करने की अनुमति के लिए एक मुस्लिम राज्य में और गैर मुसलमानों के मुस्लिम राज्य और उसके कानूनों के प्रति समर्पण के भौतिक प्रमाण के रूप में है। 1564 में इसे मुगल सम्राट अकबर ने समाप्त किया था और 1679 ने औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।